वो आपको मालूम है एक इंसिडेंट हुआ था मोटरवे के ऊपर। एजुकेशन नहीं है लेकिन टिकटॉक मौजूद है, तो आपको इसीलिए फिर बलूचिस्तान के भी स्टार्स नज़र आ रहे हैं कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम इसको ब्रेन बना सकते हैं। मैं अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में देखूँ तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइब्रेट कास्ट। थियोरेटिकली जब एक रियासत कायम होती है तो वहाँ के बाशिंदे अपने उस जोग्राफिए में एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। अब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको हम स्टेट की सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हैं या उसको स्टेट मशीनरी कहा जा सकता है, जो कि अपनी सिटीजन्स के लिए सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाती है। अब सर्विस डिलीवरी से क्या मुराद है कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बना के अपने सिटीज़न की फ्रॉम बर्थ टू डेथ जितनी उसकी ज़रूरियात हैं या उसकी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ हैं, उसमें उसको जो जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती है उसके लिए वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान में जो पब्लिक सेक्टर सर्विस डिलीवरी है उसका क्या मेयार है, प्राइवेट सेक्टर का क्या मेयार है, इनका आपस में कोई गैप है, अगर गैप है वो तो कैसे फिल हो सकता है, इस पर और इससे रिलेटेड बहुत सी अहम टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज हमने बुलाया है अदनान शाह साहब को। अदनान शाह इज़ हेड ऑफ ऑपरेशन एट साइब्रेट कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विसेज। ही हैज़ मोर देन 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उनसे बड़ी अच्छी इस पर गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा, इट्स माई प्लेयर अदनान भाई। अच्छा, लेट्स स्टार्ट थोड़ा सा ओवरव्यू से कि ये जब हम बात करते हैं सर्विस डिलीवरी की तो उससे क्या मुराद है, और जब हम पब्लिक सेक्टर में सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं तो हाउ वुड यू डिफाइन इट? सो साथ भाई, जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब एक स्टेट डेवलप होती है तो उसकी वेलफेयर के लिए या स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूंट हैं उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी सर्विस डिलीवरी के लिए वो क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए और वो क्या इंस्टीट्यूशंस के जो की रोल हैं वो डिफ़ाइन होने चाहिए। सो मैं उससे स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। सो बीइंग अ वेरी नॉर्मल सिटीज़न ऑफ ए पाकिस्तानी, बिल्कुल आम एक शहरी की तरह, और जो कि इस्लामाबाद जो कि फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान है एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल and the prosperous cities of the world. So नंबर 2 आता है वैसे कैपिटल में। the most beautiful city, city of calmness, आपको पता है। हाँ बिल्कुल, काम वो तो बाहर से जो भी आता है ना वो कहता है इस्लामाबाद की जो खामोशी है ना वो सबसे खूबसूरत, लेकिन उस पर हमारी कराची के लोग वैसे तंग भी करते हैं। हाँ तंग भी, बिल्कुल वो सो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद रातों को भी जागता है, दिन को तो जागता ही है। सो इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर रहते हुए जब आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ राइट ऑन द कॉर्नर अवेलेबल हों, तो जो इस्लामाबाद में रहता है या जो चीचा वतनी में रहता है या इस फैसलाबाद के आउटस्कर्ट्स में रहता है या कोयटा के आउटस्कर्ट्स में रहता है या आप डीजी खान, रहीम यार खान, मतलब आप केपी के, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जिस भी जगह के ऊपर पाकिस्तान की सरहद एग्जिस्ट करती है, तो क्या उस सिटीज़न को भी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जो कि इस्लामाबाद में रहने वाले एक शहरी को होनी चाहिए। सो मेरा चूँकि एक्सपीरियंस मोर देन 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस कॉन्टैक्ट सेंटर इंडस्ट्री में रहा है। सो मैंने स्टार्ट किया था टेलीकॉम के कॉन्टैक्ट सेंटर से। ठीक हो गया। सो उस टाइम पर लोगों के जहनों में ये ख्याल था कि ये जैसे एक टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब होती है ना, ये वो काम होता है, जबकि मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम इसको ब्रेन बना सकते हैं फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन, चाहे आप इसको प्राइवेट का इंस्टीट्यूशन ले लें या पब्लिक सर्विस का कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लें। अच्छा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन को सेंट्रलाइज करना है, डेटा को एक जगह के ऊपर अकोमोडेट करना है, फिर उस डेटा के ऊपर क्या एक्शनेबल आइटम्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं और उन एक्शनेबल आइटम्स के ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म होने हैं, वो एक्शंस किन्होंने परफॉर्म करने हैं, उन एक्शंस के आउटकम्स क्या होंगे और उसका असर वो उस सिटीज़न की ज़िंदगी के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। सो उसको बनाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए, सो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उससे रिलेट करता हूँ। सो मैं अब उसको ना उस नज़र से देखता हूँ। तो हम जैसे अब टेलको की एग्जांपल है ना, तो जो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है उसका 5
करोड़, मोर देन 5 करोड़ कस्टमर है इस टाइम पर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 25 करोड़। सो 22 करोड़ एंड अबव। वो अभी हमारी मरदमशुमारी चल रही है, उसमें एक एग्जैक्ट नंबर भी हमें मिल जाएगा। लेकिन आप देखें कि 5 करोड़ एंड अबव एक टेलीकॉम कंपनी का कस्टमर है। इसी तरीके से हमारे मुल्क में 5 बड़ी टेलीकॉम कंपनीज काम कर रही हैं। फिर एक और नई कंपनी ने लॉन्च कर दिया ऑनिक के नाम से। सो 6 टेलीकॉम कंपनीज और फिर बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन सब की सब्सक्राइबर बेस इकट्ठी कर लेना, ये मोर देन 16 करोड़ बन जाती है। अच्छा, सो इट्स मोर देन 80%। सो मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन। और फिर आपको ये पता है कि हमारी जो 60% और मोर पॉपुलेशन है विच इज़ 20 ईयर्स एंड अबव, जो कि 35-36 ईयर्स के बीच के अंदर रिलाई करती है। और ये वो सारे लोग हैं कि जो कनेक्टेड हैं थ्रू टेलीकॉम कंपनीज, थ्रू सेम, थ्रू इंटरनेट पैकेजेस और डिफरेंट तरह की जो भी सर्विसेज उनकी तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं। सो इसका मतलब है कि आपकी 80% एंड अबव पॉपुलेशन, आपकी अर्बन एरियाज़, आपके रिमोट एरियाज़, आपके रूरल रिमोट एरियाज़, वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं थ्रू दीज टेलीकॉम कंपनी। सो एक जगह के प्लेटफॉर्म तो इकट्ठा है। और टेलीकॉम कंपनी ने दुनिया के अंदर ये बता दिया कि कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विसेज किस तरीके से काम करती हैं और इनका क्या रोल होना चाहिए। सो ये एक ब्रिज के तौर पे काम करती हैं। अब इस ब्रिज को, या आप इस कम्युनिकेशन ब्रिज को या इस चैनल को उठा के आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में रखें, ये वही रोल प्ले करेगी जो टेलीकॉम के अंदर प्ले करिए, ये वही रोल बैंक के अंदर प्ले करेगी, ये वही रोल पब्लिक सर्विस के। फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। ये जब कोविड आया ना, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, एक आइडिया पिच किया विच इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम उनके साथ ऑलरेडी एक काम कर रहे थे। मैं नाम नहीं लेता, सूबे का भी नाम नहीं लेता और डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट का नाम भी नहीं लेता। हमने उनको ये पिच किया कि कोविड की सिचुएशन है, लोग हॉस्पिटल के ऊपर इतना रश है कि एक डॉक्टर 500 प्लस पेशेंट्स को एक दिन में देख रहा है। ऐसे ही है, बड़े ख़राब हालात थे उनमें। सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, फिर वो क्लैरिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर कोविड जैसी डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शस है और वो फैल रही है। सो अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसका तरीकाकार ये हो सकता है कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं जिसके थ्रू आपका सिटीज़न हॉस्पिटल आने से पहले हमें कनेक्ट करेगा थ्रू कॉन्टैक्ट सेंटर, और हम उसको बताएंगे कि जी आज आपने हड्डियों का इलाज कराना है, या आज आपने शुगर का टेस्ट करवाना है, या आपने एस्थमा की मेडिसिन लेनी है, या आपने कार्डिक का चेकअप का एग्ज़ामिन कराना है, तो आज आपका दिन है या नहीं है। होता क्या है, पेशेंट ऑल द वे, फॉर एग्जांपल आउटस्कर्ट से ट्रैवल करके आया 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, 3 गाड़ियां बदल के आया, साथ कोई सहारा भी लेके आया। सो 2 लोगों की एनर्जी लेके वो हॉस्पिटल जब पहुंचता है और पता चलता है नहीं जी आज तो मंडे है, दिन मंगल का है, तो आप सोचें कि वो उसकी 30 किलोमीटर्स की एफर्ट और उसके बाद उसको, और वो अगर क्रिटिकल कंडीशन में है तो फिर उसके लिए क्या चैलेंज। बच्चों के जैसे टीकों की एक होती है, वो एक खास स्केड्यूल के मुताबिक होता है, और अक्सर ऐसे उसमें भी मसला। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना होता ही है कि वो डेज डिफाइन है। आज ऑर्थोपेडिक है फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे कार्डिक है, थर्सडे न्यूरो है, और फिर इसी तरीके से इनके ओटीज़ के डेज होते हैं। तो जिस दिन ओटी होती है उस दिन वो पेशेंट देखते नहीं है, तो ना वो पेशेंट देखेंगे ना वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। सो जो हॉस्पिटल के अंदर लोड आ गया उसको तो मैनेज करना पड़ेगा, क्लरिकल स्टाफ को उसकी इनपुट लेनी पड़ेगी, सिस्टम में डालना पड़ेगा, फाइल बनानी पड़ेगी, उस फाइल को फॉलोअप करना पड़ेगा, वो जो कि फॉलोअप नहीं होता, और इसी वजह से फिर चीज़ें पाइलअप होती हैं और फिर वो मैसअप बन जाता है। अभी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर जाएंगे ना, आपको लाइब्रेरी, मतलब जो फाइल रिकॉर्ड अगर कहीं से सर्च करना होगा तो आपको एक रूम में लेके जाएंगे, उसमें आइल्स बनी हुई होंगी और उन पर धूल मट्टी जमी हुई होगी और वो फाइल जैसे पाइलअप हुई हुई होंगी। अब आपने उसमें से फाइल ढूंढनी है, तो अगर आपको कोई काम पड़ गया तो आप भूल जाएं वो काम होगा नहीं। इस पे जो मेरा सवाल बन रहा था ना, वो यही बन रहा था कि जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, आपने टेलको की एग्जांपल दी, बैंक्स की एग्जांपल दी, या हम इवन रेस्टोरेंट्स की ले लें या होटल्स की ले लें, तो मेरा काम फ़ोन पे भी हो जाता है, मेरा काम वहाँ जाके भी हो जाता है। वी लिविंग इन द ओमनी चैनल वर्ल्ड, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे उसकी सर्विसेज आपको घर बैठे भी मिल जाती हैं, या एटलीस्ट आपने अगर कहीं जाना है तो आपका फॉलोअप है, आपको प्रोसेस टाइम का पता है, आपको टर्न अराउंड टाइम का पता है। पब्लिक सेक्टर में यूजुअली रिसोर्सेज भी हैं, बजट्स भी हैं, इन सब के बावजूद
शायद इक्का दुक्का कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, शायद आप उस पर हमें बता सकते हैं कौन सी हैं, लेकिन हमें वो सर्विस क्वालिटी नहीं मिलती या वो सर्विस डिलीवरी नहीं मिलती। तो उसका रूट कॉज क्या बनता है? मेरी नज़र में ना, मैं अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में देखूँगा, अभी मैं कॉर्पोरेट या एक प्राइवेट पर्सनल यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला पर्सनल के हिसाब से ना देखूँ, मैं बिल्कुल एक लेमैन के, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। अच्छा। इतनी मुश्किलात हैं कि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेटिक वे के अंदर एक फ़ाइल जब स्टार्ट होती है ना, वो पियोन से चलती है ऑल द वे 20वें ग्रेड तक जाती है, फिर 21वें ग्रेड तक जाती है, और फिर वो सिर्फ जाती नहीं है, वो आती जाती है। हाँ। फाइल में आपको स्पेलिंग की मिस्टेक निकाल के वापस भेजी जाएगी, कॉमा की मिस्टेक निकाल के भेजी जाएगी, इशू की रेक्टिफिकेशन की। मतलब वो इतना बैक एंड फोर्थ है कि जो काम आपका 2 दिन में हो जाना चाहिए था, वो हो सकता है 3 महीने में भी ना हो। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, और ये इसमें मैं नहीं कहूँगा कि हर बंदे की इंटेंशन का प्रॉब्लम है। अच्छा। मैं नहीं कहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन का प्रॉब्लम है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट की इंटेंशन का प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो कम्प्लेक्सिटी इस सारे प्रोसेस के अंदर डाली हुई है ना, ये इसका प्रॉब्लम है। पियोन भी उसको यूज़ करता है, क्लर्क भी उसको यूज़ करता है, एलडीसी भी यूज़ करता है, असिस्टेंट भी यूज़ करता है, सेक्शन ऑफिसर भी यूज़ करता है, डिप्टी सेक्रेटरी भी यूज़ करता है। अब ये चाइनीज़ एक तरीका कार है, सही है कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर करें, मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन बताऊँ ना, वो आप अपने दोस्त को बताएं, वो दोस्त अपने आगे उस दोस्त को बताए, फिर ये चेन बनाए ना, तो आखिर में इन्फॉर्मेशन की शक्ल ही बदल जाएगी। तो चाइनीज़ विस्पर जिसे कहा जाता है, जिसे चाइनीज़ विस्पर का। तो जब ये सिचुएशन होगी ना, तो फिर वो कम्प्लेक्सिटी कभी भी रिजॉल्व नहीं लेके आएगी। कम्प्लेक्सिटी को अगर हम ब्रेक डाउन करें या डिफ़ाइन करना चाहें, जो कम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि शायद हम 21वीं सदी में डिजिटल एज में अभी तक मैनुअल वर्क में इन्वॉल्व हैं, उसको डिजिटलाइज नहीं किया हमने, ये कम्प्लेक्सिटी है, या आप कम्प्लेक्सिटी को किसी और देखिए, दोनों ही सिचुएशन है। सबसे पहले अगर तो इन्फॉर्मेशन जम्बल्ड अप है, आपको नहीं पता कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन से आपने करना क्या, उससे होगा क्या, वो इन्फॉर्मेशन इज़ गुड फॉर नथिंग। ठीक है। वो जब तक प्रॉपर एक तरीके कार से अवेलेबल नहीं होगी, और फिर उसकी टैगिंग नहीं होगी, फिर उसकी मैपिंग नहीं होगी, फिर उसके जो रिज़ल्ट के आउटकम है वो नहीं पता होंगे, तो आपका उस इन्फॉर्मेशन की यूटिलाइजेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। इन्फॉर्मेशन का सही तरीके से एक जगह के ऊपर इकट्ठे अवेलेबल होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और इसके लिए एफ़र्ट करनी चाहिए। और उसकी एफ़र्ट के लिए ये जो मैं समझता हूँ ना, कि कॉन्टैक्ट सेंटर को ना एक बेस चैनल बना लें। कॉन्टैक्ट सेंटर इज़ एन ओमनी चैनल, वो सिर्फ कॉल नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ एसएमएस नहीं है, वो ईमेल है, वो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आजकल टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो यूज़ हो रही हैं, और वो ऐसी जगह पे पहुंच चुकी हैं जहाँ पे शायद अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मालूमात नहीं, एजुकेशन नहीं है, लेकिन टिकटॉक मौजूद है। आपको इसीलिए फिर बलूचिस्तान के भी स्टार्स नज़र आ रहे हैं यूट्यूब पे, डीजी खान, रहीम यार खान, मतलब जिस एरिया का नाम लें आपको वहाँ के स्टार्स नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन एक जगह के ऊपर जो इकट्ठी नहीं हो रही, फिर उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा, वो एक चैलेंज बन रहा है। उस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए ये सबसे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि जब आप करने वाले जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको, और जो जिसने इसके ऊपर काम करना है उसको, जब सारा चीज़ें फराम करके दे रहे हैं ना, तो फिर एक्शंस के रिज़ल्ट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और वो उसमें एफिशिएंसी भी आएगी, उसमें एक्यूरेसी भी आएगी, उसमें स्पीड भी आएगी। और ये सारी चीज़ें फिर रिलेट करेंगी, वो जो शुरू में बात हुई थी ना, स्टेट, जो वेलफेयर स्टेट, पाकिस्तान इज़ अ वेलफेयर स्टेट। अच्छा। अगर हमें ये आप इन्फॉर्मेशन दें। हाँ, क्योंकि हम इस्लामिक स्टेट है ना। ओके, तो अब चलें, इसको मैं फिर उस पर लाना चाहता हूँ कि ठीक है, कॉन्टैक्ट सेंटर मुझे समझ आ गई, मैं फॉर एग्जांपल एक स्टेट का एक डिपार्टमेंट का मैं हेड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नॉर्मल कॉमन मैन की ज़बान में समझने की कोशिश, मैं डिपार्टमेंट हेड हूँ, मैं कहता हूँ आप मेरे पास आए, ठीक है, आपने कहा जी कॉन्टैक्ट सेंटर बनेगा, तो आप कॉन्टैक्ट सेंटर में ये भी हमने समझ लिया कि प्रोडक्ट या सोल्यूशन को देख के नहीं, अब अपने क्लाइंट को या कस्टमर को देख के बनाते हैं, ठीक है, मतलब कस्टमर सेंट्रिक होता है, सारी बात है। बिल्कुल। तो उसमें कॉन्टैक्ट सेंटर तो बन गया, लेकिन अब उसके पीछे जो प्रोसेस है, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि पीछे जो थोड़ा सा समझाएं कि पीछे पूरी एक आपकी वर्कफोर्स बैठी है जिसने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो आपकी फ़ाइल जानी है, फिर क्या वो डिजिटली उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, आप कह रहे हैं कि उनको हम इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा के दें, फिर एक कल्चरल इशू आ जाता है। तो इसमें मैं आपको कहूँ कि जी मुझे
स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जी इसमें पहला स्टेप हमें ये करना चाहिए, दूसरा ये करना चाहिए, तीसरा ये करना चाहिए, तो वो क्या बनेगा? अच्छा देखिए, जहाँ तक कल्चरल चेंज किया है, चेंज मैनेजमेंट किया है, माइंड मेकअप किया है, तो उसके लिए देखिए हमारे पास एग्जांपल्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्जांपल हम बात करें 15 की, ठीक है, 1122 इज़ अ फेमस हेल्पलाइन इन पंजाब एंड KPK, और इंशाल्लाह ये सिंध में भी अल्लाह करे जाए, बलूचिस्तान में भी जाए, आज़ाद कश्मीर में भी हमने सुना है कि वो पार्ट एंड पार्सल स्टार्ट हो गई है, सो गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी चल रही है। सो ये एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, और आप रोड पे निकलें, आपको और कोई गाड़ी आप नोटिस करें ना करें, आप 1122 की एम्बुलेंस लाजमी, एक ईदी की और एक 1122 की एम्बुलेंस। सो इसी तरीके से ईदी भी, फिर और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग हेल्पलाइंस डेवलप करनी है। हम इस्लामाबाद में CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब हेल्पलाइन डेवलप कर ली है। सो आप कोई भी कंप्लेन जो CDA की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्लामाबाद के हिसाब से अगर आपको लगता है, तो आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें, वो आपको इसके ऊपर रिजॉल्व देंगे और उसका टैग भी डिफाइन करेंगे, और जब उसको वो रिजॉल्व कर देंगे फिर आपको अपडेट भी करेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे। अच्छा मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ साउथ कोरिया की। अच्छा, उनकी हेल्पलाइन है दासान 120। उन्होंने ये सारा का सारा अकोमोडेट कर लिया एट वन विंडो ऑपरेशन। उन्होंने एक नेशनल हेल्पलाइन बनाई है। नेशनल हेल्पलाइन के अंदर, जैसे अभी हम इंटरव्यू से पहले आपस में चिट चैट कर रहे थे, तो मैं सिटीज़न फैसिलिटेशन ऐप की बात कर रहा था। उन्होंने उस मॉडल की ना पूरी एक हेल्पलाइन बनाई है। सो अब स्टेट के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनसे रिलेटेड रिक्वेस्ट है, आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, आपकी कोई ग्रीवियंस है, आप उसको फाइल करना चाहते हैं, तो आप उस कॉन्टैक्ट सेंटर को कनेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं आप कॉल करें, आप SMS करें, आप ईमेल करें, आप सोशल मीडिया के थ्रू उनको कनेक्ट करें। जब आपकी रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी, तो उन्होंने पीछे एक, जिसे हम सो कॉल्ड अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना डिजिटल सिस्टम, हम उसको, मैं आम ज़बान में उसे कहूँगा एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है, जैसे अगर आम शहरी को बताने की ज़रूरत हो ना, जैसे रजिस्टर होता है, रजिस्टर में आप जब एप्लीकेशन नंबर नोट करते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ ना, वापडा में जाएँ, तो आपकी एप्लीकेशन नोट करता है एक रजिस्टर के अंदर। अब स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारी अटेंडेंस भी रजिस्टर्स के अंदर होती थी, प्रिंसिपल के प्रोफेसर के हाथ में या टीचर के हाथ में एक सो उस रजिस्टर को कन्वर्ट किया है एक एप्लीकेशन के अंदर। उस एप्लीकेशन में वही सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो एक रजिस्टर के अंदर अवेलेबल होते हैं। उन टेम्पलेट्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर मैप्ड है, वो स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन का POC है जो डिफ़ाइन किया उन्होंने कि जी फॉर एग्जांपल वाटर रिलेटेड, सैनिटेशन रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, सोशल इंफॉर्मेशन रिलेटेड, हेल्थ, एजुकेशन। सो उसका एक पर्टिकुलर POC होगा उस एरिया के हिसाब से। तो जब कॉल लैंड करेगी या कोई क्वेरी लैंड करेगी किसी भी तरीके से ओमनी चैनल के ऊपर, किसी भी चैनल के ऊपर, सो वो उस चैनल से वो इन्फॉर्मेशन मैप कर दी जाएगी उस लोकेशन के पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के POC की तरफ। तो जब वो इन्फॉर्मेशन POC के पास पहुंचेगी, वो POC अपने डिपार्टमेंट में उस रेलिवेंट पर्सनल को वो इन्फॉर्मेशन पैस ऑन करेगा जिसने उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है जो कि रिक्वायरमेंट है। अब चाहे ग्रीवेंस है, कंप्लेंट है, रिक्वेस्ट है या इन्फॉर्मेशन है, सो वो जब वो एक्शन परफॉर्म होगा, वही POC वापस वो इन्फॉर्मेशन थ्रू कर है उसी एप्लीकेशन के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन वापस एक सेंट्रलाइज जगह के ऊपर, और कस्टमर ये सब कुछ देख रहा है इसमें कि और मेरी बिल्कुल फाइल कहाँ है, उस पे क्या स्टेटस है, ये उसको स्टेप वाइज इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, वो जिस चैनल से उसने हमें कनेक्ट किया, उसी चैनल से हम उसको वापस वो इन्फॉर्मेशन तो शेयर मतलब कस्टमर को ये फ़ायदा है कि वो फाइल लेके अब घूम नहीं रहा वो कि फाइल इस लेके डिपार्टमेंट से। अब अगर ये बिल्कुल। चीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या आप जिस कह रहे हैं कि एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एप्लीकेशन के थ्रू हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हमने बात की सर्विसेज की, आपने स्टार्ट किया इस्लामाबाद से या रिमोट एरियाज़ में। हमारे कुछ सिटीज़ में तो कुछ अब इस तरह की हम चीज़ें देखते हैं कि डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं कि आपको शायद हफ्ते को भी फैसिलिटी मिल जाती है। कुछ सिटीज़ की ऐप्स भी बन गई हैं जहाँ पे म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जगहों पे फॉर एग्जांपल नादरा की अगर हम बात करें, तो नादरा ने काफ़ी प्रोसेसेस अपने ऑनलाइन भी कर दिए हैं, या एटलीस्ट उनकी वो सपोर्ट ऐसी होती है कि यू कैन कॉल देम, और उससे या वो ट्रैकिंग के ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हैं। तो वो एक जो कस्टमर के एंड पे जो उसको बार बार चक्कर लगाने, ठीक है, और इस तरह की जो इनएफिशिएंसीज थी वो कट डाउन हो गई हैं। लेकिन एक मेजर जिस तरह पाकिस्तान एज अ स्टेट लास्ट
मैं आईसी के 4-5 साल से आप कह सकते हैं कि दे वर ट्राइंग कि हमारी टूरिज़्म बढ़े, ठीक है। अब टूरिस्ट जब जाता है किसी एरिया में, मैं ख़ुद बड़े ट्रैवल करता हूँ, बड़ी प्लेसेस में जाता हूँ, तो ये मसला अक्सर आता है कि मुझे पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ तो आगे का रास्ता क्लियर है, हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई बिलीव कि ऐसी स्पेस है जिसमें शायद काम हो सकता है। तो इसमें अगर कोई काम हो रहा है या इसमें कैसे काम किया जाए, अपनी एक्सपर्टीज़ की बेस पे आप क्या गाइड करते हैं? तो एब्सोल्युटली देखें, ये जो टूरिज़म से रिलेटेड बात की है, सो पाकिस्तान का आपको पता है इकोनॉमिकली सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है। तो हम डिपेंडेंट हैं सारा का सारा एक हमारे बड़े वीक टैक्स सिस्टम के ऊपर, और फिर हम IMF डिपेंडेंट बेस्ड हैं। तो हम कोई चीज़ ना बना रहे हैं, ना बेच रहे हैं, ना वो बाहर जा रही है, सो उससे कोई ज़र मुबादला हमारे मुल्क में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए हम सलाम करते हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कि जो इतनी मेहनत करके इतना बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, और अभी फॉर श्योर कि हम इसी सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं। सो टूरिज़म ये जो है ना, इसके ज़रिए पाकिस्तान की इकनॉमिक जो फेस है ना, उसको बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज किया जा सकता है। सो 3 साल पहले एक टूरिज़म सेमिनार हुआ था। सो मैं अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमने काम किया डायरेक्टली पाकिस्तान की फ़र्स्ट एवर टूरिज़म हेल्पलाइन के ऊपर एज अ आउटसोर्सिंग पार्टनर। तो और हमने उस हेल्पलाइन को कंसीव करने में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और फिर उसका वो सारा फेज़ जो हमने अभी इंटरव्यू के फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस भी किया ना, कि वो जो कल्चरल चेंज है, वो जो माइंड मेकअप है, वो हमने सारा फेज़ देखा है इसके अंदर। तो हमें 1 साल लगा ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के अंदर, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 1422 हेल्पलाइन है। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा या आपने आज़ाद कश्मीर या आपने पंजाब विज़िट करना, आप इस हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें। आपको ट्रैवल आइटरनरी से स्टार्ट करके आपकी जो पूरा रूट है उसकी जो हेल्थ है वो, फिर अगर ड्यूरिंग रूट आपको किसी एरिया के ऊपर लंच करना है, डिनर करना है, चाय पीनी है, आपको फार्मेसी की ज़रूरत पड़ गई है, नौजिया होता है, बहुत सारे ट्रैवलर्स के साथ प्रॉब्लम होता है, नौजिया होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे भी, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, कोई सपोर्ट भी अवेलेबल नहीं होती, और फिर इन एरियाज़ के अंदर दूर दूर तक आपको कोई होटल, शॉप, इस तरह की कोई चीज़ आबादी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ज़रा बिखरे हुए जगहों के अंदर रहते हैं। और यही उन एरियाज़ की खूबसूरती है कि वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, वो अभी तक प्रिजर्व्ड है वहाँ पे। लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर, फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप उस सिचुएशन के अंदर जो आप ट्रॉमा से गुजरते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं यार मैं दोबारा कभी अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे नहीं आऊँगा। अच्छा, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? एक, वो आपका ट्रिप ख़राब हो गया, दूसरा आप जो उसकी नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे ना वापस जाके अपने सोशल सर्कल के अंदर, वो बहुत ख़तरनाक हो, डिज़ास्ट्रस होगी। सो अगर आपका एक ट्रिप 25,000 30,000 की इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा था उस एरिया के अंदर, इसका मतलब है कि आपके एक नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से उनका 1 मिलियन 2 मिलियन का नुकसान हो गया, और वो आने वाले फ्यूचर के अंदर होगा। सो 1422 ने क्या किया, हमने ट्रैवल आइटरनरी से लेकर उनके स्टे, उनके ट्रिप्स, जो ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो रिलीजियस स्पॉट्स हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन, फिर टूरिस्ट गाइड्स, फिर उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, फिर रोड की हेल्थ, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर खुदा न खास्ता पुलिस की ज़रूरत है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट का सिचुएशन बन गया, 1122 को इंगेज करने की ज़रूरत है, हेल्थ डिपार्टमेंट को इंगेज करने की ज़रूरत है, या एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो हमने इन सब को इन्वॉल्व करके अब हम टूरिस्ट को ओवर द कॉल ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इसका 1122 का देखें तो 6 मिनट्स का टैट है इन केस ऑफ इमरजेंसी एक्सीडेंट के केस के अंदर। सिक्योरिटी के केस के अंदर हमने 30 मिनट्स से 45 मिनट्स का टैट डिफाइन किया हुआ। उसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट या पुलिस की सपोर्ट वहाँ पे पहुँचाते हैं। हेल्थ के केस के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि पहले जो फर्स्ट एड सपोर्ट है वो ओवर द कॉल हम प्रोवाइड करें, और फिर उसके बाद जो मेडिसिन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है हम उसमें फिर वो फार्मेसीज़,
फिर अगर उनको ट्रिप को मतलब फैमिली को स्टे करवाना है तो उसके लिए होटल्स कहाँ पे अवेलेबल। सो हम ये सारे काम ओवर द कॉल कर रहे हैं। सो उसकी वजह से ये हो रहा है कि अभी जब सैलाब आया तो कुछ टूरिस्ट 3 डिफरेंट जगहों के ऊपर फंस गए। एक सवात का बड़ा मशहूर है, वो हेलीकॉप्टर के थ्रू उनकी रिकवरी हुई। वो कोऑर्डिनेशन हमसे स्टार्ट हुई थी, वो कॉल सेंटर में। सो यू वर द फर्स्ट पॉइंट। यस, सो उस ट्रॉमा के अंदर उस सिटीजन को, चूंकि हमारे बोर्ड्स लगे हुए हैं अभी केपी के अंदर, पूरे केपी के अंदर गलियात में भी लगे हुए हैं, सवात में भी लगे हुए हैं, फिर हज़ारा में भी लगे हुए हैं, कागानदारान की साइड पे जाए वहाँ पे भी लगे हुए हैं, इवन चित्राल तक। सो 1422 उनके कहीं जहन में था 1422 की हेल्पलाइन, उन्होंने 1422 की हेल्पलाइन पे कॉल की और फिर हमने यहाँ से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंगेज किया, पुलिस को इंगेज किया। सो जब वो उनके कंट्रोल में नहीं थी बात, फिर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिविल एविएशन को इन्वॉल्व करके उनको फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू So that's a classic example of collaboration using technology Yes, या using awareness. सो अब आप देखें, अगर आप 911 यूएस में आप मूवीज़ में देखते हैं, वो घर में इमरजेंसी होती है, 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर भी ऊपर उड़ रहा है, नीचे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है और 4 बड़े अच्छे यूनिफॉर्म में और सर्विस मोड के अंदर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 सालों की जर्नी के अंदर ये एक्सपीरियंस खैबर पख्तूनख्वा में भी और इसी तरीके से हम आज़ाद कश्मीर में। सो अब हमारे पास ना ऑन वीकली बेसिस 3 से 4 सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स की। नहीं, ये बड़ी अच्छी स्टोरीज़ हैं और ये आई थिंक जहाँ पाकिस्तान में इतनी नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट हो रही होती हैं, उनको स्पेस एयर टाइम मिल रहा होता है, तो मतलब जो पॉजिटिव या प्रोग्रेसिव चीज़ें उसको भी हाईलाइट होना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा, उससे एक तो रिटर्न टूरिज़्म बनेगा। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गया है, मैं सिक्योर फील करता हूँ, सैफुल मलूक जाके मुझे मज़ा आया है, तो मैं फैमिली को लेके जाऊँगा। मैं फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल के अंदर भी बताऊँ, यार मैं वहाँ गया था, आप लोग भी जाओ। सो जब मैं गया तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 लाख रुपए खाने खाए, मैंने वहाँ पे स्टे किया, मैंने वहाँ के लोगों से जो भी बाइंग परचेजिंग की वो, फिर उसके अलावा जो मैं सोशल सर्कल के अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं। सो उस एक्टिविटी के अंदर ये इतनी अमाउंट स्पेंड होती है। सो केपी ने एक टाइम के ऊपर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रिसर्च की। टूरिस्ट आएंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या वो कोई उनको पता हो कि हमने कहाँ रब्ता करना है, कैसे करना है। तो आई थिंक इसमें मज़ीद भी काम हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। वैसे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स तो कुछ जगहों पे बने हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको एजुकेट भी किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया पास्ट एक्सपीरियंस आपका बात है। अब होता है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी जो हो जानी चाहिए, लेकिन अगले 3 सालों में ऐसे कि जी अगले 3 सालों में या 5 सालों में या 10 सालों में आपकी ख्वाहिश है कि किस और डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर में ये सर्विसेज या ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए सिटीजन्स को फैसिलिटेट करने के लिए, या कोई ऐसा काम आप जानते हैं जो हो रहा है और लिसनर्स को हम बताना चाहें? एक तो ये कि 911 की हेल्पलाइन रेप्लिकेट हुई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, वो बिल्कुल ढके छुपे चल रही है, उसको ओपन होना चाहिए। वो आपको मालूम है एक इंसिडेंट हुआ था मोटरवे के ऊपर, एक बड़ा दिलखराश वाक़या था, उसके बाद इस हेल्पलाइन का इनेकाद किया गया। ये बिल्कुल वैसी ही हेल्पलाइन है जैसे मलेशिया के अंदर या यूएस के अंदर चल रही है। सो एमरजेंसी रिस्पोंडेंट इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, सिक्योरिटी के हैं या हेल्थ के हैं, सो उनको इसके साथ अलाइन किया गया। इन केस ऑफ एमरजेंसी, थेफ्ट, डेकोइट, एक्सीडेंटल इशू, 1122 भी इसके साथ इंटीग्रेटेड था। और इसके अलावा जो भी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो सकते हैं उसको लेकर, तो उसमें यूज़र कॉल करेगा हेल्पलाइन के ऊपर, हेल्पलाइन सिस्टम के थ्रू उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करके उसके टैट की जो टाइमलाइन है ना वो 5 मिनट से 10 मिनट्स की रखी गई है। लेकिन ना इसकी अवेयरनेस दी जा रही है, ना इसको प्रॉपर्ली। इसको जी 1 साल से ज़्यादा हो गया। हमने भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था जब ये इसकी डेवलपमेंट हो रही थी तब। अभी बहरहाल वो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर चल रहा है, लेकिन उसकी वो मार्केटिंग नहीं है, वो प्रमोशन नहीं है। सो ये मॉडल एक इन प्लेस हो गया हुआ है। फिर कुछ इंडिविजुअल मॉडल्स चल रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप हेल्थ, एजुकेशन, सर्विसेज में बेसिक सर्विसेज से लेकर जो पासपोर्ट फॉर एग्जांपल यानी बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से लेकर पासपोर्ट मेकिंग तक के जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सारे के सारे
नाज़रा ऑलरेडी उसकी हेल्पलाइन भी अवेलेबल है, उसके फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बड़े एक्टिवली और 24 आवर्स की सर्विसेज हम वो काम कर रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस इसी तरीके से काम कर रहा है, वो अपने टैट 45 डेज़ से ऑल द वे टू 5 डेज़ 4 डेज़ में लेके आ गए हैं और अब ये सेम डे में भी जा रहा है। सो सिर्फ प्रोसेस को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को चैलेंज नहीं करने जा रहे। आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट उठाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन उठाएं और उसके अंदर वो जो प्रोसेस है ना उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। और स्टार्ट में अगर आपको लगता है कि आप वो डिजिटल एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ चीज़ें नहीं कर सकते, आप ना करें। आप एक बेसिक इंफॉर्मेशन चैनल बनाएं, वो इंफॉर्मेशन चैनल बनेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स पर आपको खींचेंगी कि आप ये वाला काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना उसमें इतने पैसे लगते हैं, ना उसमें इतनी ज़्यादा एफर्ट लगती है। लेकिन एक दफ़ा वो बन गया तो उसके बाद ये जो रिपीट रिवाइज मतलब वो जो बार बार का काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा और उससे फिर एफिशिएंसी आएगी और एफिशिएंसी जो वो ट्रस्ट डेवलप करेगी ना और फिर वो जो वेलफेयर स्टेट का कल्चर डेवलप करेगी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि एक आम शहरी की रिक्वायरमेंट है एक आज़ाद ममलकत खुदाज़ाद पाकिस्तान में रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच अदनान फॉर योर टाइम एंड इंसाइट्स। थैंक यू सो मच। लिसनर्स, जैसे आपने जाना कि पाकिस्तान में काफ़ी कुछ हो रहा है डिजिटल कॉन्टैक्ट सेंटर को लेके या कॉन्टैक्ट सेंटर को लेके, और अभी भी काफ़ी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। लेकिन ये जैसे हमने लास्ट एपिसोड्स पे भी बात की कि कोलैबोरेशंस के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू या जो डिजिटल आपकी प्राइवेट सेक्टर में एक्सपर्टीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करके आप बहुत सिटीज़न्स को अपने फैसिलिटेट कर सकते हैं। जहाँ 60 to 70% पॉपुलेशन आपकी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही है, जहाँ आपकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो वहाँ ये भी ज़रूरत है और अपनी वर्कफोर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी कि उनको फैसिलिटीज़ डोर स्टेप तक प्रोवाइड करें और उनको मुल्क की तरक्की के लिए काम करने दिया जाए। डू शेयर योर फीडबैक। अल्लाह हाफ़िज़।